मैं सुधीर भास्कर पांडे, कक्षा 12 अर्थशास्त्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था 11वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे सामरिक सुरक्षा की चीजें, सड़क, रेल, यातायात आदि चीजें आती हैं, जबकि निजी वस्तुओं के अंतर्गत हमारे दैनिक उपभोग में आने वाली वस्तुएं जैसे कार, सड़क, खाद्य पदार्थ और ऐसी हमेशा रोज की दैनिक जीवन की वस्तुएं आती हैं जो बाजार तंत्र पर कार्य करती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं हमें इसी प्रकार आराम से प्राप्त नहीं हो पाती, उसके लिए सरकार को कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। सार्वजनिक और निजी वस्तुओं में मुख्य अंतर ये होता है कि सार्वजनिक वस्तुएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध होती हैं, जबकि निजी वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध नहीं होती। अर्थात सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ सभी को मिलता है, जबकि निजी वस्तुओं का लाभ सभी को नहीं मिल पाता। सार्वजनिक वस्तुओं से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, जबकि निजी वस्तुओं के लाभ से किसी को वंचित किया जा सकता है। और इसी प्रकार इसी को देने के लिए सार्वजनिक वस्तुएं हमें प्राप्त होने के लिए सरकार को प्रयत्न करने पड़ते हैं, और बजट के द्वारा ही सरकार इन वस्तुओं को या इन ऐसी सुविधाओं को हर व्यक्ति के पास तक पहुंचाने का प्रयास करती है, क्योंकि समाज में गरीब, अमीर हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ के पास कोई सुविधा नहीं होती, उन्हें खाने पीने तक की उनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती, जबकि कुछ लोग हर सुविधा संपन्न होते हैं। तो सरकार को इन्हीं के बीच तालमेल बनाए रखना होता है। इसे हम आय की विषमता या असमानता कहते हैं, जिसे दूर करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और इन्हीं सब के लिए सरकार बजट के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं करती है जो संपन्न हैं, जो सक्षम हैं, उनसे करारोपण के माध्यम से आय प्राप्त करती है। और ऐसे व्यक्ति जो सक्षम नहीं हैं, जो काफी गरीब हैं, उनके लिए शिक्षा, चिकित्सा, राशन आदि पर व्यय करती है। इसके अलावा आपदा वगैरह आने पर भी सरकार अपने पास अलग फंड रखती है, जो इसी प्रकार आय से प्राप्त कर उसे व्यय करने का प्रयास करती है। और इसी सब का लेखा जोखा, इसी का एक अनुमान यही हमारे बजट के अंतर्गत आता है। और ये हर साल सरकार इस बजट को पारित करती है। हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। प्रारंभ में यह बजट फरवरी के अंतिम दिन या अंतिम कार्य दिवस के दिन प्रस्तुत किया जाता था, परंतु 2017 से इसे 1 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जाता है। इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद 1 अप्रैल के पहले संसद द्वारा उसका अनुमोदन होना आवश्यक होता है, ताकि 1 अप्रैल से इसकी सारी चीजें लागू हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार हम इस अध्याय में बजट तथा और चीजें किस क्रम में पढ़ेंगे, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे बजट क्या है, बजट के क्या घटक होते हैं, बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, बजट घाटा क्या होता है, और घाटे की वित्त व्यवस्था किसे कहते हैं, जो आजकल कॉमन हो गई है। आजकल इसी के अंतर्गत अधिकतर सरकारें इसी को अपनाती हैं। बजटीय अवधारणाएं क्या होती हैं, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कर प्रणाली क्या है। बजट का अर्थ, बजट किसी भी सरकार के आगामी वर्षों के अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय का एक लेखा जोखा या ब्यौरा होता है। अर्थात सरकार
आने वाले वर्ष में उसे किन किन मदों पर किस प्रकार खर्च करना है और उसके अनुसार उससे संबंधित आय वो कैसे प्राप्त करेगी, किन मदों से किस प्रकार वो आय की व्यवस्था करेगी, इसका लेखा जोखा ही साधारण तौर पर बजट कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के बजट और व्यक्ति या आम आदमी के बजट में बहुत अंतर होता है। सरकार बजट तैयार करते समय सबसे पहले अपने व्यय को निश्चित करती है, अपने खर्चों का निर्धारण करती है, उसे क्या खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, क्योंकि देश का विकास, लोगों का आय की असमानताओं को दूर करना, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, मूल्य की स्थिरता आदि ऐसे अनेक मुद्दे होते हैं जिनके लिए सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है। और उस पर काम करने के लिए सरकार पहले क्या काम करना है, उस पर कितना खर्च आएगा, इसका आकलन करती है और इसके अनुसार फिर इस खर्च को पूरा करने के लिए वो कहाँ से आय को प्राप्त करेगी, उसके आय के साधन जैसे करारोपण है, सरकार अनेक प्रकार से स्टाम्प वगैरह बेचकर भी आय प्राप्त करती है, ऋण प्राप्त करती है, आंतरिक ऋण प्राप्त करती है, बाह्य ऋण प्राप्त करती है, अनुदान आदि मिलता है। तो इन सब का एक अनुमान सरकार जब रखती है, एक साल का अनुमान, तो इसे ही हम सरकारी बजट कहते हैं। बजट भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलग अलग पेश करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को हम केंद्रीय बजट कहते हैं। बजट की परिभाषाएं अनेक अर्थशास्त्रियों हेराल्ड, विनले, डिमाग आदि ने दी है। सबका मिला जुला के सारांश यही है कि किसी सरकार के आगामी वर्ष के आय व्यय के अनुमानित ब्यौरे को सरकार का बजट कहते हैं। किसी भी बजट के मुख्य रूप से ये 6 चरण होते हैं। चरण का तात्पर्य, सबसे पहले सरकार संसद के पटल पर बजट को पेश करती है। बजट पर सामान्य चर्चा होती है। लेखानुदान का अनुमोदन होता है। लेखानुदान जो भी जैसे मिला उसका अनुमोदन किया जाता है। फिर संबंधित विभागों द्वारा बजट के अनुसार उसको समिति के अनुसार छंटनी की जाती है। उन अनुदानों पर भी अनुमोदन होता है और संविधान के अंतिम में संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत विधेयक को अनुमोदित करना होता है। इस प्रकार एक बजट की प्रक्रिया पूर्ण होती है। बजट, किसी बजट में मुख्य रूप से 3 वर्षों के आंकड़े देखने को मिलते हैं। जब भी बजट पारित किया जाता है तो उसमें पिछले वर्ष के आंकड़ों को बताया जाता है, आंकड़ों को, वास्तविक आंकड़ों को रखा जाता है, वर्तमान वर्ष के संशोधित आंकड़ों को भी रखा जाता है और आने वाले वर्ष के अनुमानित आय व्यय को भी उसमें दिखाया जाता है। इस प्रकार एक बजट की ये रूपरेखा होती है, इसे ही हम बजट कहते हैं। बजट के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, इसके तरह देखते हैं बजट को कैसे बांटा जाता है। बजट सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, इसके 2 भाग होते हैं। यानी बजट का तात्पर्य एक तरफ आय है और दूसरी तरफ व्यय है। सार्वजनिक व्यय पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, राजस्व आय एवं पूंजीगत आय। पूंजीगत आय से तात्पर्य शुद्ध देशी या विदेशी ऋण से जो प्राप्त आय होती है उसे पूंजीगत आय कहते हैं। दूसरा, राजस्व आय के अंतर्गत कर आय और कर गैर आय आती है। कर, जैसा कि हम जानते हैं कि कर एक अनिवार्य भुगतान है। हर नागरिक को कर देना आवश्यक होता है। किसी न किसी रूप में वो बार बार कर देता रहता है। कभी उसको मालूम होता है कि वह कर दे रहा है, बहुत बार उसे पता भी नहीं चलता कि वह कर दे रहा है। कर सरकार को दिया जाने वाला लाभ की आशा किए बिना ऐसा भुगतान है जो अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति को करना होता है। कर देने से व्यक्ति को कष्ट होता है और कोई भी व्यक्ति कर का भुगतान करना नहीं चाहता, परंतु कुछ कर ऐसे होते हैं
जिसे व्यक्ति चाह कर भी बचा नहीं पाता, उसे देना ही पड़ता है। लेकिन कुछ कर ऐसे होते हैं जिसे व्यक्ति चाहे तो दूसरे पर वो ढकेल सकता है। कर उस पर लगता है लेकिन उसका भुगतान कोई और करता है, अर्थात करापात और कराघात। करापात अर्थात जिस पर कर लगाया जाता है, और कराघात अर्थात जिस पर कर जो कर का भुगतान करता है। प्रत्यक्ष कर, कर भी दो प्रकार के हो जाते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करों पर करापात एवं कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है, अर्थात जिस व्यक्ति पर यह कर लगाया जाता है वही व्यक्ति उसका भुगतान भी करता है। जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये ऐसे कर हैं जिससे व्यक्ति छूट नहीं सकता, अपने को बचा नहीं सकता, और ये कर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वही व्यक्ति उसका भुगतान भी करता है, अर्थात करापात एवं कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। दूसरा अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर हैं जो लगाए एक व्यक्ति पर जाते हैं और उसका भुगतान कोई अन्य व्यक्ति करता है, अर्थात करापात एक व्यक्ति पर और कराघात दूसरे व्यक्ति पर होता है। ऐसे करों को हम अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये सभी दैनिक उपभोग की वस्तुएं जो हम खरीदते हैं, हम कीमत दे के चुकाते हैं। जैसे हमने कोई 10 रुपए की पेन खरीदी तो हम ये समझते हैं कि उस पेन का मूल्य 10 रुपए है, परंतु उस पेन की लागत कुछ और होती है। उत्पादक पर और जो भी बीच में हमारी चेन, हमारे तक पेन आने में जितनी चेन होती हैं उन पर वो टैक्स लग के लाभ लगते हुए वो हमारे पास आती है। तो जो पेन हमको 10 रुपए में प्राप्त होती है उसकी लागत कुछ और होती है। अगर उसकी लागत मान लीजिए 6 रुपए है तो वो 6 रुपए उत्पादक को पड़ी, उस पर सरकार ने कर लगाया, लेकिन उसने वो कर जोड़ करके और वो कर हमसे, जो अंतिम उपभोक्ता है, हमसे उसने 10 रुपए में वो पेन बेच करके वो कर भी प्राप्त कर लिया, अर्थात कर हमने चुकाया और लगा इस व्यक्ति पर, उत्पादन पर, लेकिन ये मालूम नहीं चलता है कि हमने कर चुकाया। तो इस प्रकार जब कर लगता किसी एक व्यक्ति पर है लेकिन उसे चुकाता कोई अन्य है, अर्थात करापात और कराघात दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर होता है, तो यह अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आय की एक साधन गैर कर आय है। गैर कर आय के अंतर्गत सरकार भी कुछ ऐसे कार्य करती है जिसे उनसे आय प्राप्त होती है, जिसे हम गैर आय कहते हैं। जैसे सरकार शुल्क, ब्याज, लाभ आदि से आय प्राप्त करती है, डाक टिकटों की छपाई करती है, मुद्रा की छपाई करती है, विद्युत, बीमा, बैंकिंग, सिंचाई आदि की सेवाएं देती है जिसके द्वारा भी उसे आय प्राप्त होती है। जुर्माना, फीस, अनुदान, ये सब सरकार के ऐसे मद हैं जिनके द्वारा भी सरकार को आय प्राप्त होती है, तो ये गैर कर आय की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय में भी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय आते हैं। राजस्व व्यय मुख्य रूप से हम ऐसे व्यय को कहते हैं जो सरकार के लिए बाध्यकारी होते हैं। इन व्यय के द्वारा सरकार को चलाने में, उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलती है, अर्थात सरकार को चलाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए जिन व्ययों को करती है उसे हम राजस्व व्यय के अंतर्गत लेते हैं। जैसे वेतन, पेंशन, रक्षा संबंधी व्यय, ये सारे व्यय ये राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय जो सरकार को विकास कार्यों के लिए करने होते हैं, जैसे सड़क, बांध आदि का निर्माण, ये सब करना, इन सब पर जो सरकार व्यय करती है उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो ये सारी चीजें बजट के घटक के अंतर्गत पड़ी जाती हैं। तो बजट के घटक के अंतर्गत हम देखते हैं बजट को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं, राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय दो भागों में बढ़ती है, कर आय, गैर कर आय। कर आय पुनः दो भागों में बांटी जाती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसी प्रकार पूंजीगत आय
इधर शुद्ध देशी और विदेशी ऋणों से प्राप्त आय को कहते हैं। सार्वजनिक व्यय को भी हम दो भागों में बांटते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इस प्रकार ये हमारे बजट के घटक कहलाते हैं। अब हम आते हैं बजट के उद्देश्य पर। हर सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके बजट के उद्देश्य होते हैं, उसकी आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं उद्देश्य के आधार पर ही वो बजट का निर्धारण करते हैं। बजट केवल सरकारें ही नहीं बनाती, बजट एक व्यक्ति के द्वारा भी बनाया जाता है, किसी कंपनी व्यापारी द्वारा भी बजट बनाया जाता है, परंतु सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, अपने अपने उद्देश्य होते हैं और बजट के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक व्यक्तिगत बजट बनाते समय व्यक्ति की आय सीमित होती है, उसके आय के साधन सीमित होते हैं और उसको अपनी आय को ध्यान में रखते हुए आय के अनुसार ही व्यय को करना पड़ता है, खर्चे करने पड़ते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए वह बजट बनाता है। कभी कभी व्यक्तिगत बजट बनाते समय किसी विशेष कार्य के लिए विशेष फंड की आवश्यकता होती है, जिसे व्यक्ति अपने बचतों में से पूरा करता है। जैसे शादी ब्याह ऐसे अगर कोई कार्य पड़ते हैं तो व्यक्ति उस प्रकार अपना बजट बनाता है। कंपनियां भी अपने बजट अपने कर्मचारियों को और अपने उत्पादन को ध्यान में रखते हुए बनाती हैं। और सरकार का बजट अलग होता है। सरकार के लिए आय के साधन सीमित नहीं होते और सरकार अपनी आय को देखते हुए व्यय निर्धारित नहीं करती, बल्कि सरकार पहले अपने खर्चों को निर्धारित करती है। सरकार के खर्चों को निर्धारित करने के लिए सरकार बेरोजगारी के स्तर को देखती है, आर्थिक स्थिरता को देखना होता है, मूल्यों की स्थिरता देखनी होती है, आदि ऐसे कई तरीके हैं। असमानता विषमताओं को देखते हुए इन सब को दूर करने की दृष्टि से, इन सब में कमी लाने की दृष्टि से सरकार को बजट बनाना होता है। अतः सरकार पहले अपने व्यय को निर्धारित करती है और विकास कार्य को देखते हुए अपने व्ययों को, योजनाओं को कितना आय की जरूरत पड़ेगी और उसके अनुसार अपनी आय का निर्धारण करती है। अतः बजट बनाने की किसी भी सरकार के निम्न ये उद्देश्य होते हैं। पहला, सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना होता है, ताकि देश प्रगति कर सके, देश का जल्दी अधिकतम विकास हो सके। दूसरा, देश में गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी बजट का सहारा लेना होता है और बजट में इसके उपाय किए जाते हैं कि देश में गरीबी और बेरोजगारी को कम किया जा सके। आय की असमानताओं को कम करना, आय की असमानताओं को दूर करना मुश्किल है, बहुत कठिन है, परंतु इसकी असमानताओं को कम से कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए करारोपण के माध्यम से सरकार अमीरों पर कर लगाती है, सक्षम व्यक्तियों पर कर लगाती है और उनसे प्राप्त आय को गरीबों पर व्यय करके असमानताओं को कम करने का प्रयास करती है। बाजार मूल्य व आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, बाजार मूल्य एक सामान्य मूल्य होने पर अर्थव्यवस्था ठीक चलती है। मूल्य कम होना किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, मूल्य का अधिक होना भी किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, परंतु ये दोनों ही स्थितियां सरकार की दृष्टि से फायदेमंद नहीं होती। एक उपभोक्ता कम से कम मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदना चाहता है, जबकि एक विक्रेता अधिक से अधिक मूल्य पर किसी को बेचना चाहता है और इसी का संघर्ष बाजार में चलता रहता है और मूल्य में अस्थिरता बनी रहती है। मूल्य कम होना उत्पादकों को निरुत्साहित करता है, हतोत्साहित करता है और अगर मूल्य अधिक हो जाए तो उपभोक्ता हतोत्साहित हो जाते हैं और ये दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था की दृष्टि से खराब होती हैं। अतः बजट में इन सब का ध्यान भी रखा जाता है और सरकार बराबर नजर रखती है कि बाजार में मूल्य स्थिरता बनी रहे, जिससे आर्थिक स्थिरता भी बनी रहे। साथ ही रेल, बिजली, अनाज, खाद्य पदार्थों और विकास कार्यों के लिए भी सरकार को एक फंड की आवश्यकता होती है। आपातकालीन स्थितियां आती हैं, जैसे अभी कोरोना महामारी भी हमारे सामने आई है
और ऐसी अनेक आपत्तियां, तूफान वगैरह आते रहते हैं। ऐसे में सरकार को अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होती है राहत देने के लिए। ऐसे समय के लिए भी बजट में उसका प्रावधान रखा जाता है और उसके लिए अलग से फंड बनाया जाता है। सरकारी प्राथमिकता वाली योजनाओं पर बल देना। सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं जो वो अनुमानित करती है कि इस साल हम इन योजनाओं पर कार्य करेंगे और इस तरीके से विकास करेंगे। तो जो योजनाएं सरकार बनाती है उन योजनाओं पर भी विशेष रूप से बल देने के लिए सरकार बजट में प्रावधान रखती है। इस प्रकार ये बजट के मुख्य रूप से किसी भी सरकार के लिए बजट के उद्देश्य होते हैं और इसी प्रकार वो बजट का निर्धारण करती है। बजट 3 प्रकार के मुख्य तरह से होते हैं। पहला, संतुलित बजट। संतुलित बजट से तात्पर्य है जब सरकार की कुल बजटीय प्राप्तियां या आय सरकार के कुल बजटीय व्यय या कुल व्यय के बराबर होते हैं तो इसे कुल संतुलित बजट कहते हैं। दूसरा, घाटे का बजट। घाटे के बजट में सरकार की कुल प्राप्तियां या आय उसके कुल व्यय से कम होती है, अर्थात कुल व्यय अधिक हो जाते हैं और कुल आय कम हो जाती है, तब इसे घाटे का बजट कहते हैं। आधिक्य का बजट। जब सरकार अपने प्राप्तियों को अधिक दिखाती है और कुल व्यय को कम दिखाती है तो इसे हम आधिक्य का बजट कहते हैं। संतुलित बजट और आधिक्य का बजट दोनों ही सरकार के लिए सरकार की क्रियाशीलता में कमी दिखाते हैं, अर्थात सरकार के लिए अच्छे नहीं होते। और आजकल घाटे का बजट ही सभी सरकारें प्राथमिकता देती हैं। लगभग सभी सरकारों द्वारा घाटे के बजट को ही बनाया जाता है और उसी के अनुसार आर्थिक विकास को गति प्रदान की जाती है।